हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस चैप्टर में द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जो 1848 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो लिबरल्स मूवमेंट जो हुआ था, उस मूवमेंट में जो कंजर्वेटिव ने जो एफर्ट किया था, उसके बाद क्या इंसिडेंट हुआ यूरोप में, उसके बाद कौन कौन सी घटना घटी उस मूवमेंट के बाद, इसमें आप पढ़ेंगे। तो यह आपका फोर्थ पार्ट है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो इसमें जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, उसके पीछे कौन कौन से इंसिडेंट थे, क्या क्या घटनाएं हुई जिसके कारण जो जर्मन है, जो इटली है, वो नेशन स्टेट बना। तो हम इसमें सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं जर्मनी का। जर्मनी का हम एग्जांपल लेते हैं जर्मनी का 1848 में जो नेशनलिज्म था, जो नेशनलिज्म था, वह नेशनलिज्म का जो थॉट था, जो कॉन्सेप्ट था, वह डेमोक्रेसी से वह अलग होने लगा, सेपरेट होने लगा। डेमोक्रेसी से और रेवोल्यूशन से वह अलग होने लगा। रेवोल्यूशन जो नेशनलिज्म का जो थॉट था, जो नेशनलिस्ट जो थे वो डेमोक्रेसी की बात करते थे, और डेमोक्रेसी किस थ्रू, रेवोल्यूशन के थ्रू, रेवोल्यूशन के कारण वह डेमोक्रेसी लाना चाह रहे थे। तो वह जो कॉन्सेप्ट था नेशनलिज्म का, वह अलग हो गया। तो अब प्रश्न उठता है, जो नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी, उस फीलिंग का बेनिफिट उठाया उन लोगों ने जो कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स जो थे, जिनको जो कंजर्वेटिव्स जो थे, इन लोगों ने नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी, जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, उस राष्ट्रवादी भावनाओं का यूज किया, उसका बेनिफिट उठाया। किस लिए बेनिफिट उठाया? पूरे यूरोप में अपने पॉलिटिकल डोमिनेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए नेशनलिस्ट फीलिंग का उन्होंने बेनिफिट उठाया, पॉलिटिकल डोमिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। और पॉलिटिकल डोमिनेशन, तो इसको हम जर्मनी के कॉन्सेप्ट में देखते हैं। जो नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी, नेशनलिस्ट फीलिंग्स, इस फीलिंग का सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा वो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ा। मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के जर्मन जो थे, उनके ऊपर नेशनलिस्ट का ज्यादा प्रभाव पड़ा। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों जो जर्मन स्टेट जो जर्मनी था, जो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, तो जो मिडिल क्लास जो जर्मन्स थे, मिडिल क्लास जो जर्मन्स थे, इन लोगों ने उन छोटे छोटे स्टेट को जो बिखरे हुए थे, जो स्कैटर हुए थे, उनको इन लोगों ने इकट्ठा करके एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया। क्या बनाया इन लोगों ने? जर्मन कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, जर्मन कॉन्फेडरेशन इन लोगों ने बनाया। उन छोटे छोटे पार्टों को अलग करके जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया। और इस जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया, और उसके बाद जो उनकी नेशन स्टेट थी, जो नेशन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन इनके इस प्रयास को, नेशन स्टेट बिल्डिंग के प्रयास को सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। जो प्रशा में जो लैंड ओनर थे, लैंड ओनर जो थे प्रशा के, उन लोगों के सपोर्ट से, मिलिट्री के सपोर्ट से इनके एफर्ट को रिप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। और उसके बाद जो प्रशा का किंग था ओटोमन बिस्मार्क, उसके लीडरशिप में एक मूवमेंट चलाया गया जर्मनी में। बिस्मार्क के लीडरशिप में एक
मूवमेंट चलाया गया और प्रशा उस समय 7 वर्षों तक 7 ईयर्स तक उसने वार किया और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हरा दिया। उसके हराने के बाद प्रशा का जो किंग था विलियम फर्स्ट को जर्मन का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। यह हुआ जर्मनी के कॉन्सेप्ट में। और इसके बाद और जो यह जर्मन स्टेट बना, नेशन बिल्डिंग बना, ये बनने के बाद इसने काफ़ी मॉडर्नाइज मेजरमेंट इनकॉर्पोरेट किए, बहुत सारे सुधार किए। और वो जो सुधार हुआ जर्मनी में, जो सुधार हुआ, जो इम्प्रूवमेंट हुआ, वो सारा जो इम्प्रूवमेंट था जर्मनी का पूरे यूरोप के लिए वो एक मॉडल स्थापित हुआ। तो इस तरह आपका जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इटली का। तो जैसे जर्मनी अलग अलग पार्टों में बटा हुआ था, वो उसी तरह इटली जो था, इटली का भी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन था। इटली भी जो था, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इटली का। इटली में भी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन था। इटली जो था पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, यह भी कई पार्ट में बटा हुआ है। जैसा आज हमको इटली दिखाई देता है, यह भी पॉलिटिकल कई पार्टों में इटली बटा हुआ था। और वहां पे बहुत सारे, हर पार्ट में अलग अलग डायनेस्टी के, बहुत सारी डायनेस्टीज थी, सेवरल डायनेस्टी थी, उनके ऊपर शासन करती थी। और इटली के जो पार्ट थे, सेवरल डायनेस्टी जो थे, सेवरल डायनेस्टी और हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था। हैब्सबर्ग एम्पायर यह शासन किया करते थे इटली के हिस्से में। और 19th सेंचुरी में जो इटली आपका जो था, 19th सेंचुरी के मध्य में जो इटली था वो 7 पार्ट में डिवाइड था। अलग अलग हिस्से में अलग अलग लोग शासन करते थे, उनका डोमिनेशन था। जैसे आपका नॉर्थ ऊपर होता है, मैप में आप देखते हैं नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। तो ऐसे आप देख लीजिए, जो 7 हिस्से में था, सिर्फ एक ही पार्ट पर जो सार्डिना और पिडमेंट है, उसी हिस्से पर इटली के लोगों का आधिपत्य था। यह हिस्सा जो था इटालियन प्रिंसली हाउस था, यानी इस पर इटली के लोगों का शासन था जो इटली लैंग्वेज को बोलते थे। और बाकी जो हिस्सा था, बाकी जो पार्ट थे, जो सेवरल पार्ट थे, जो 7 पार्ट में बटा हुआ था, मिडिल 19th सेंचुरी के बाद आज यह जो था इटली जो था वो 7 हिस्सों में बटा हुआ था। सिर्फ एक हिस्से पर इटालियन लोगों का डोमिनेशन था और बाकी पर अदर लोगों का शासन था। जो आपका नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्थ वाला हिस्से पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का एम्पायर था। किसका हिस्सा था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग इसका आधिपत्य था। इसके बाद जो साउथ वाला हिस्सा है, साउथ वाले पार्ट पर जो स्पेन का बर्बन डायनेस्टी किंग था, बर्बन जो किंग था स्पेन का, उसका शासन था स्पेन का। और जो सेंट्रल पार्ट था, वो जो सेंट्रल पार्ट था उस पर किसका डोमिनेशन था? वो पोप का डोमिनेशन था। इतने हिस्सों में बटा हुआ था। यानी जो 7 पार्ट में इटली आपका डिवाइड था, उसके सिर्फ एक हिस्से पर इटालियन प्रिंसली स्टेट था, यानी उस पर इटली के लोगों का, और बाकी पर दूसरे लैंग्वेज के बोलने वाले लोग अपना शासन करते थे। तो अब ध्यान दीजिएगा, इतने
पार्ट में बटा हुआ था। अब इसको, इन सारे हिस्से को जोड़कर एक नेशन स्टेट बनाना है, एक इटली, एक ऐसा देश बनाना है जिसकी एक कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसके बाद इटली लैंग्वेज को एडॉप्ट करने के साथ सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी। वहाँ पे बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज थे, बहुत सारे डायलेक्ट बोले जाते थे। यह सारा प्रयास किया गया, लेकिन इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए एक इटली के एक फिलोसफर थे जिनके बारे में आप जानते हो, जैसे मिजनी साहब। मिजनी ने प्रयास किया इन हिस्से को जोड़ने के लिए, एक इटालियन रिपब्लिक बनाने के लिए। मिजनी ने एक इटालियन रिपब्लिक बनाने के लिए, इटालियन रिपब्लिक बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उनके प्रयास में क्या किया, मिजनी ने सेक्रेट सोसाइटी की स्थापना की। सेक्रेट सोसाइटी उन्होंने बनाया, जो सेक्रेट सोसाइटी है जो इटली के इन हिस्से को जोड़कर आपस में मिलाकर एक इटली स्टेट बनाए, एक देश के रूप में वर्ल्ड के मैप पर प्रेजेंट करे। तो मेजिनी ने सेक्रेट सोसाइटी बनाया। उन्होंने दो सोसाइटी बनाया था, यंग इटली का काम था कि इटली के बाकी हिस्से को जोड़कर उसको बनाया जाए। जो सार्डिया के ऊपर जो शासन था इटालियन, जो सार्डिया पीटमेंट था, जो विक्टर इमैनुअल के द्वारा, विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो शासन करता था, उसके अंडर में इन्होंने काम किया। उसके बाद इनका नेक्स्ट आता है, इनका जो मंत्री था प्रायोर, इनका जो मंत्री था प्रायोर, चीफ मिनिस्टर था यह इटली को यूनिफाई करने के लिए उसने मूवमेंट चलाया। यह ना ही डेमोक्रेटिक था, ना ही रेवोल्यूशनरी था, यह ऐसा कुछ नहीं था। यह इटली लैंग्वेज को बोलता, फ्रांस भी बोलता था, फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छा बोलता था और इटली भाषा भी बोलता था, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज वो ज़्यादा बोलता था। इसने डिप्लोमेटिक तरीके से इटली को कंबाइन कर दिया गया और इसके बाद 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने इटली को यूनाइट कर दिया, जोड़ दिया इटली को। यह हो गया इटली। और इसी समय एक और का कॉन्सेप्ट आया इटली में, यूरोप में। ब्रिटेन का हम एग्जांपल लेते हैं। ब्रिटेन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ। अब हम ब्रिटेन के एग्जांपल में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, इसको हम ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट में लेके देखते हैं। जैसे इटली आपका अलग अलग पार्टों में बटा हुआ था, उसी तरह ब्रिटेन भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। वह एक ऐसा स्टेट नहीं था जैसा आज आपको ब्रिटेन दिखाई देता है। 18th सेंचुरी के पहले जो आपका ब्रिटिश नेशन नहीं था, बिफोर 18th सेंचुरी जैसा यह ब्रिटिश स्टेट नहीं था। 18th सेंचुरी के पहले यह ब्रिटिश स्टेट नहीं था और इस स्टेट में अलग अलग लोग रहते थे, रीजनल लैंग्वेज थी। इसमें इंग्लिश बोलने वाले थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश,
ये लोग इतने लोग अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था ब्रिटिश। तो इस धीरे धीरे जो हुआ, जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो लोग बोलने वाले थे, ये लोग धीरे धीरे पावरफुल होते गए, डोमिनेंस बढ़ता गया, और इन लोगों ने, इंग्लिश वाले लोगों ने, इन लोगों ने इनके ऊपर डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर लिया। डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर लिया। डोमिनेशन इस्टेब्लिश करने के बाद 1688 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनका डोमिनेशन स्थापित हो गया, और वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाने लगी। और उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन एक शब्द हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में किसके ये हुआ, और ये एग्जाम में पूछता है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ये किसके बीच में हुआ? यह इंग्लिश और स्कॉटिश के बीच में हुआ, और इसी समझौते के थ्रू ग्रेट ब्रिटेन का जन्म हुआ। और धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश बोलने वालों का डोमिनेशन बढ़ता गया। जो स्कॉटलैंड के लोग जो थे, उसका डोमिनेशन धीरे धीरे कम होता गया, और जो स्कॉटिश लोग थे, ये लोग अपने फ्रीडम के लिए रिवॉल्ट शुरू कर दिए। रिवॉल्ट करने के बाद जो ब्रिटिश आर्मी थी, इनके रिवॉल्ट को रिप्रेस कर दिया, दबा दिया, ऐसा हुआ। और इसी तरह एक और एग्जाम्पल आता है ब्रिटेन में आयरलैंड का। आयरलैंड की जो एरिया थी, वह भी दो पार्ट में डिवाइड है। उसमें भी दो लोग थे, प्रोटेस्टेंट थे और कैथोलिक थे। जो इंग्लिश लोग थे, वह प्रोटेस्टेंट को पावरफुल बनाना चाहते थे और कैथोलिक को रिप्रेस करना चाहते थे। और इन लोगों ने ऐसा, जो उनकी कैथोलिक जो लैंग्वेज थी गैलिक, उसको भी बोलने से इन लोगों ने मना कर दिया। जो उनका जो नेशनल ड्रेस था, उसको भी पहनने से मना कर दिया। और इतना करने के बाद इन लोगों ने उनके डोमिनेशन को समाप्त कर दिया। यह रहा आपका द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली के कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट वीडियो में इसके हम नेक्स्ट पार्ट को बताएंगे, विजुअलाइजिंग द नेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।